जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर फाइन। क्या हाल है जी, सब खैरियत है, सब ठीक चल रहा है? अब ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। अच्छी बात, अच्छी बात। तो एक जरा सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं जरा आपकी अटेंडेंस पर पोर्टल लॉगिन कर दूं। ये आपकी बचपन की तस्वीर? कौन सी बेटा? ये जो फ्लैग वाली लगी हुई है? नहीं बेटा, ये मेरी तस्वीर नहीं है। ये इजहार यकजहती है फलस्तीन के साथ, इसलिए ये पिक्चर लगाई है। तो बाकी ये है कि चलें फलस्तीन चलें। चलें जी, मेरी तरफ से तो आप लोग जैसे ही हमें हुक्म जहाद होना है यहाँ से, हम चले जाते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी हिम्मत करने से ही होता है, हमारे यहाँ से तो जा रही है जमात। कौन सी जा रही है जमात? क्या करने जा रही है वहां पे? क्या करने जा रही है वहां पे जमात? कुछ बताएं जरा। जी बेटा। जी जी स्टूडेंट्स, किधर चले गए आप? जी स्टूडेंट्स। जी बेटा, लॉगिन करके तो कोई जवाब नहीं दे रहा आगे से। अब्दुल बासित, अदील, मुजम्मिल भट्टी। जी जी सर, हुक्म हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किरत, कुछ बोलने लगी थी आप। जी फहद, कैसे हैं आप? अदील। सर जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का करम है। तो अदील, फिर लास्ट चैप्टर में कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई इशू तो नहीं लास्ट लेक्चर में? नो। आप सबको समझ आ गई है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? चलें, दैट इज गुड, दैट इज गुड। तो कौन मुझे बताएगा जी, अकाउंट रिसीवेबल्स को जब राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? जी बेटा, कौन बताएगा? जी सर स्टूडेंट्स। इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू काउंट रिसीवेबल। मैंने तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तो कोई आपको एंट्री सिखाई नहीं मोहसिन। मैंने तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री कोई सिखाई नहीं आपको। सर इसकी एंट्री ये नहीं होती? नहीं बेटा। एक मिनट। जी फहद, अगर बाल बन गए हो तो अगर आप एंड जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी फहद, फहद परवेज। हाँ, मेरे बच्चे ने बाल बना लिए होंगे तो जरा जवाब दे जरा मुझे। एक सेकंड होल्ड यस कीजिएगा सर, सर मैं सर इसकी एंट्री होती है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स टू काउंट रिसीवेबल। एक मिनट रुक जाओ, उनसे बात कर रहे हैं वो। जी। तो सॉरी, वो कोई कॉल आ गई थी अर्जेंट, तो वो लेना भी जरूरी था। हाँ जी मोहसिन, क्या बता रहे थे, क्या एंट्री है? सर मैं बता रहा था अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स टू काउंट रिसीवेबल। टू अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल यही एंट्री बनती है। और एक सवाल और पूछूंगा, कौन जवाब देगा उसका? छोटा सा सवाल है।
जी बेटा, जब आपसे कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, तब हम सेल अगर दी हो में 2 लाख की और अकाउंट रिसीवेबल दिए हों 1 लाख रुपए के, तो हम 2% किस चीज का लेंगे? परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में हमें परसेंटेज किस अमाउंट की लेनी होती है और अलाउंस कितनी अमाउंट का बनेगा? जी बताएं जरा जल्दी से। जी बेटा, जी कोई बताएगा मुझे? बेटा ये आपका ना किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई तुक्का लगा ले, लेकिन ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये दिस इज नॉट गुड। जी बेटा, ये जो साइलेंट आप रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, ये बहुत बहुत बुरा है। ये बहुत बहुत दिस इज डिस्करेजिंग। जी स्टूडेंट्स, कोई जवाब देगा इसका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें अपना। जी परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है। परसेंटेज ऑफ ओके सेल सर। में आपने सेल्स दी हुई है उसने 2 लाख की और अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के, तो हम किस चीज की परसेंटेज लेंगे और कितना बनेगा आपका अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स? सर अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख है और बाकी क्या था? सेल्स। सेल्स 2 लाख हैं, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख है। ओके, तो सर हम ये सेल्स के ऊपर 2% इंटरेस्ट लेंगे जो 4000 आएगा। तो 4000 आएगा, वेरी गुड। और इसकी अलाउंसेस के अंदर एंट्री किस तरह से होगी? अगर लेजर अकाउंट में कितने जाएंगे? अगर आपके लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 1000 का, तो ये अमाउंट कितनी जाएगी वहां पे? सर 4000 की 4000 इसकी चली जाएगी या ये 3000 हो जाएगी? सर हमें अलाउंसेस कितने क्रिएट करने हैं? 4000 के। ये अलाउंस की अमाउंट बनी है 4000 की और हमारे पास और क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1000 का, तो सर आपने 3000 हो जाएगी, तो वो लेस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1000 बेटा है। ये परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, इसमें अगर 4000 ही अलाउंस बना है तो 4000 का ओके 4000 ही हम लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स बैलेंस जो है, अकाउंट रिसीवेबल अगर लेंगे तब हम ओके 3000 करेंगे, वरना ये ओके सर। 4000 सेल्स मेथड के अंदर ये 4000 का 4000 ही हम मेंशन करते हैं। ठीक है जी, लें जी, ये आपके लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू था, लास्ट चैप्टर का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। जी कोई सवाल है पिछले चैप्टर में से तो पूछ लें, वरना मैं फिर आगे जो है वो नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। जी मुनीब। मेरा बात- जी सर बेटा मैंने मुनीब। पूछना था क्वेश्चन कौन सा वाले थे? बस शायद ये वाला करने थे या पहले वाले करने थे? बेटा आपने लास्ट लेक्चर देखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं आपने लास्ट लेक्चर? नहीं, मैंने बात सुनी, आपने कहा पहले 6 क्वेश्चन करने हैं, मैंने सुना था। हाँ जी, तो तो पहले वो मैंने सर ए आपको में कौन भी सी है और एक्सरसाइजेस उससे करवाई पहले थी मुनीब? मैंने ब्रीफ एक्सरसाइजेस कौन सी एक्सरसाइज। करवाई थी बेटा आपको क्लास में? एक्सरसाइजेस कौन सी ब्रीफ करवाई हैं? एक्सरसाइज। हाँ, ब्रीफ एक्सरसाइजेस करवाई हैं। ब्रीफ तो जी। मैं प्रॉब्लम सेट यही दूंगा ना फिर आपको, हाँ प्रॉब्लम तो सर सेट। कितना आपने सिर्फ ठीक हुआ? डेटा नहीं कहा था, आपने एक्सरसाइजेस का कहा था। कौन सी कहा था मैंने? सर आपने एक्सरसाइजेस का कहा था, वो करनी है आपने। सेट ए का नहीं बोला था। ब्रीफ के बाद एक्सरसाइज थी, उसका अच्छा, आपने बोला था 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस करने। वो तो बेटा बहुत ही आसान है। ब्रीफ एक्सरसाइजेस के बाद जो है ना वो प्रॉब्लम्स ही आती हैं। खैर ठीक है। आपने जो कर लिया ठीक है, आप जमा करवा दीजिएगा, नो नॉट एन इशू। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज
अकाउंटिंग 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने अब करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, प्लांट एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने करना क्या है इसमें। अच्छा जी, जैसे कि हमें पता है कि एसेट्स की बात हो रही है, तो एसेट्स के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको अब हम जो है वो पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, अकाउंट रिसीवेबल्स किया। अकाउंट रिसीवेबल जो था वो हमारा करंट एसेट में आता है। उससे पहले कैश को देखा हमने, कैश मैनेजमेंट देखी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, वो भी हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट और कैश एट बैंक जो है वो दोनों करंट एसेट्स का हिस्सा है। और अब हम आ गए हैं प्लांट एसेट्स की तरफ। ठीक है जी, तो प्लांट एसेट्स की तरफ जो हम आए हैं, इससे पहले हम तकरीबन करंट एसेट्स का जो पोर्शन है वो तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। स्टॉक भी करंट एसेट्स का हिस्सा होते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल भी कर लिया, और इसके बाद जो माइनर चीजें हैं वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि हमारे प्लांट एसेट्स आते हैं, मशीनरी आती है, बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है। इसके अलावा बहुत से इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। उनकी वैल्यू होती है, जिस तरह के गुडविल है। और अब हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर इन्हीं एसेट्स की वैल्यूएशन करना सीखेंगे कि इन एसेट्स को वैल्यू किस तरह किया जाता है, इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह की जाती है, और इसकी जनरल एंट्रीज हम लोगों ने किस तरीके से पास करनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हमें एसेट की वैल्यू क्या है, उसको हम देखेंगे कि एसेट की वैल्यू को हम डिटरमिन करेंगे। जब भी कोई एसेट नया परचेज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू यानी कि उसकी कॉस्ट क्या होती है वो हमने देखनी है। उसके बाद उसके डेप्रिसिएशन के मेथड देखेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज देखेंगे, और अगर हम उस एसेट को सेल करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी वैल्यूज देखेंगे। Let's go through the learning objectives. Explained accounting for plant asset expenditures. ओके जी, एक्सपेंडिचर का लफ्ज यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ऐसा एक्सपेंस जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे के ऊपर मुहित हो, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी, जो एक्सपेंस आप 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें वो आपका एक्सपेंस होता है जी। जो पैसे आप खर्चा करके 1 साल के अंदर इस्तेमाल करें वो आपका एक्सपेंस है। अप्लाई डेप्रिसिएशन मेथड्स टू प्लांट एसेट्स। हमने डेप्रिसिएशन के मेथड्स देखने हैं कौन कौन से हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक्सप्लेन हाउ टू अकाउंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स। ठीक है जी, हमने जब भी डिस्पोजल करना है प्लांट एसेट्स का तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या एंट्रीज होंगी और उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। फोर्थ है जी, डिस्क्राइब हाउ टू अकाउंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कि अगर हमारे पास कोई अगर हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो उसकी हम लोग वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम प्लांट एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज और इनटेंजिबल एसेट्स को कैसे रिपोर्ट और एनालाइज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि अगर कोई प्लांट एसेट हो तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसको हम कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि ये एक प्लांट एसेट है। प्लांट एसेट्स आर द रिसोर्सेज दैट हैव फिजिकल सब्सटेंस। आपको नजर आ जाएगा फिजिकल जो है वो उसकी अपीयरेंस होती है, वो फिजिकली आपके पास मौजूद होगा। मींस के आपको नजर आने वाली चीज है। आपने कोई चीज प्लांट एसेट खरीदा है तो आपको पता चलेगा कि यार ये मैंने कोई चीज खरीदी है। आर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, मींस कि उसको इस्तेमाल करके आप बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। मींस कि मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज हो सकती हैं, मींस कि आपने उसको डिस्प्ले बनाया है तो उसके ऊपर आप सेलिंग भी कर रहे हैं। थर्ड वन इज आर नॉट इंक्लूड इंटेंडेड फॉर सेल टू कस्टमर्स। क्या मतलब है कि आप इसको बेचने की नीयत से नहीं खरीद के लाए। बेचने की नीयत से अगर खरीद के लाते हैं तो वो परचेजेज होती है, और दोज आर द गुड्स फॉर द सेल, यानी कि आप वो गुड्स फॉर सेल होती हैं। तो वो यहाँ पे प्लांट एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर सेल। याद रखिएगा, प्लांट एसेट्स का जो यूज है
जब भी खरीदे जाते हैं आप उन्हें खरीदते ही इस नीयत से हैं कि इसका इस्तेमाल आप लंबे अरसे तक करने वाले हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, रेफर टू एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स। अब मुख्तलिफ कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से या टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से उन्होंने अपने प्लांट एसेट्स बनाए हुए हैं, और प्लांट एसेट्स किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के हिसाब से या सर्विसेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और किसी के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट एसेट्स के अंदर। जिस तरीके से हम देखते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, उसके 77% जो प्लांट एसेट्स हैं, यानी कि उसके एयरप्लेन्स हैं और हैंगर्स हैं, प्लस ये कि मशीनरी है जो भी रिलेटेड है, उनकी तमाम की तमाम जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में से 77% तक उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ। जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट का ताल्लुक है, उसके अंदर देखेंगे हम 3% ओनली जो है उसके प्लांट एसेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। उसका मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है, जो कि सॉफ्टवेयर सेलिंग कंपनी है, उसको प्लांट एसेट्स की बहुत ही कम जरूरत है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आप अपने एसेट्स के अंदर किस रेशो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी। अब इनकी कॉस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, प्लांट एसेट की कॉस्टिंग किस तरीके से की जाएगी। एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि एक एसेट मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा था आज से 10 साल पहले, और आज उसकी मार्केट में वैल्यू 15 लाख रुपए है। 10 लाख का मैंने खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो मुझे उसको रिकॉर्ड कितनी कॉस्ट पे करना चाहिए? जी बताएं जरा। जी एनीवन, जितने पे खरीदा, जितने पे कितने खरीदा था, में जितने पे उसकी वजह, परचेज किया है, जितने पे परचेज किया उसकी वजह क्या है बेटा? एक्चुअल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, बाद में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड हाँ, करते। इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करेंगे कि हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यही बताते हैं हमें कि आपने कॉस्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। जितने पे कोई चीज़ खरीदी है उसको उतने पे ही अकाउंट फॉर करना है, उससे ज़्यादा की वैल्यू को उसके नहीं लिखनी, क्योंकि एक वो एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा ये कि हम अभी बेच नहीं रहे। अब जब बेचेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो जो हमें रिसीव होगी उस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको कैपिटल गेन के तौर पे हम फिर मेंशन करते हैं। कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू एक्वायर एन एसेट एंड मेक इट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इस डेफिनेशन के अंदर 2 या 3 चीजें हैं जिसको हमने हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि अंडरलाइन कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि एक आपने प्लांट एसेट खरीदा, वो आपने 1 लाख रुपए का खरीद लिया। अब वो खरीदा आपने फ्रांस में है, तो क्या उसको इंपोर्ट करने के चार्जेस नहीं पड़ेंगे? वो आपने पाकिस्तान में चाहिए, लाहौर के अंदर चाहिए, तो जितने चार्जेस लगेंगे उसको आपके गोदाम तक पहुंचाने के लिए, वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि उस एसेट को खरीदते हुए आपने कॉस्ट पे की, लेकिन अल्टीमेटली वो एसेट आपके गोदाम में पहुंच के आपको कितने का कॉस्ट किया है, आपने उसको जो है वो तमाम कॉस्ट को ऐड करना है। फिर सेकंड क्या चीज है? टू मेक इट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। देखें जी, मैंने इसके अंदर तमाम कॉस्ट कवर कर दी। अब वो प्लांट एसेट आपके गोदाम पे पहुंच गया। अब गोदाम पे पहुंच गया तो ऑब्वियसली उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। जब उसको आप इंस्टॉल करते हैं, असेंबल करते हैं और उसको रन करते हैं, तो जिस कंडीशन में आप उसको चाहते हैं कि यार ये 100% वर्किंग कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसकी कॉस्ट में आप शामिल करेंगे। सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने एक ना जापान से गाड़ी मंगवाई है। जापान से अगर मैं गाड़ी मंगवाता हूँ तो सपोज जापान में मुझे वो 5 लाख रुपए की कॉस्ट की, लेकिन वो गाड़ी हिट थी, अभी उसको जो है रिपेयर का काम होने वाला था। मैंने कुछ उसके पार्ट्स जो है वो जापान से ही खरीदे, उसी गाड़ी के अंदर रखवा लिए। 50,000 के वो पार्ट्स आए थे। 5 लाख प्लस 50,000 के पार्ट्स वो उसमें रखवाए और
उसको इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट आई यानी कि शिप हो गई वहां से, वो शिप होके बाय सी पहुंची है, तो पता चला कि जिस जगह से मैंने खरीदी थी वहां से एक गाड़ी का किराया पड़ा मुझे कंटेनर का, वो बाय और सी के ऊपर जहां से ये बाय सी आया है उसका भी मुझे चार्जेस पड़ गए। तो पता चला 1.5 लाख रुपया मुझे उसके ऊपर चार्जेस पड़ गए कराची तक पहुंच के। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5.5 जमा 1.5 कितने हो गए? 6 और 1 7 लाख रुपया मेरी अभी तक कॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी पड़ जाती है, कस्टम ड्यूटी वाले कहते हैं जनाब 3 लाख रुपए इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कितनी की कॉस्ट हो गई? 10 लाख रुपया मुझे उसकी कॉस्ट पड़ गई। अब वो कराची पोर्ट पे खड़ा हुआ है, उसकी क्लियरिंग वगैरह होनी है, वो क्लियरिंग के 50,000 रुपये लग गए, 10,50,000 रुपये की कॉस्ट पड़ गई। अब वो 10,50,000 के बाद क्या होता है कि वो कस्टम से निकलता है और लाहौर मुझे डिलीवरी हो जाती है, लाहौर डिलीवरी के 30,000 रुपये चार्जेस लगे, तो 10,50,000 जमा 30,000 10,80,000 रुपए की कॉस्ट मुझे लाहौर में आके कर रही है। अभी तक मैंने उसको रिपेयर नहीं किया, अब मुझे उसकी रिपेयरिंग करवानी। जब मैंने रिपेयरिंग उसकी करवाई और डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करवाया तो 50,000 रुपया उसके ऊपर और कॉस्ट लगी। तो अल्टीमेटली अब गाड़ी इस्तेमाल के लिए तैयार है और अब मैं गाड़ी को इस्तेमाल करने लगा। तो बात ये है कि 11,30,000 रुपया उसकी टोटल कॉस्ट मुझे पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 11,30,000 रुपया उसकी कॉस्ट पड़ेगी। इसमें अगर मैंने किसी वकील को या किसी एजेंट को मैंने कोई पैसे दिए हैं तो उसको भी मुझे शामिल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि एसेट आपने खरीदा 3 लाख का तो पड़ा आपको 11,30,000 का है, तो इसमें तमाम की तमाम कॉस्ट आपको शामिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे लैंड की एग्जाम्पल दी जा रही है। क्या आपने लैंड खरीदा है? सर ठीक है जी बेटा। मेरा जी सवाल था, अगर बाहर से कोई चीज गलत कंडीशन में है, खराब कंडीशन में है, तो उसको क्या करेंगे? बेटा, खराब कंडीशन में ही तो आई है तो हमने रिपेयर किया ना, यही तो मैं अब कुछ बता रहा भी हूँ। चीज हो, कोई भी चीज हो खराब कंडीशन में आके आई है, हमने रिपेयर करवाई है कि नहीं करवाई? सारी कॉस्ट डाली तो है उसमें। उनसे पैसे नहीं लेने पड़ेंगे फिर, अगर बे, अगर हमने खराब कंडीशन में दी है? बेटा मुनीब, बात ये है अगर आपने नई चीज खरीदी होगी तो वो सही होगी, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। आपने खराब चीज खरीद के रिपेयर करवाई है तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे ना। अगर आपने नई चीज मंगाई है और वो बिल्कुल ठीक है तो आप उसी की चार्जेस देंगे, ठीक है। और अगर अगर नई बाहर से चीज, कुछ चीज खराब आई हो तो वो हम पैसे नहीं देंगे? जी बेटा, बाहर के मुल्क से उनने हमें हमें चीज भेजी है, हमने हम्म, इनको पैसे दिया, तो वो हम पैसे नहीं देंगे? अगर क्यों हमने नहीं देंगे चीज बेटा? खराब दी है, क्यों उन्होंने नहीं हमें कुछ देंगे चीज बेटा? खराब दी है, बेटा हमें पैसे देंगे तो वो हमें वहां से निकालने देंगे ना सामान। आप किसी को पैसे दिए बगैर सामान कैसे निकाल सकते हैं? खैर, यहाँ पे हमारे स्कोप से आउट है ये जो आप सवाल कर रहे हो। इस तरह की कोई कंडीशन हमें फेस करने को नहीं देखने को मिलेगी अकाउंटिंग के अंदर। हमें सीधे सीधे सवाल दिए जाएंगे कि इतने उसकी कॉस्ट आई है, अब आप ये बताएं कि इसकी कॉस्ट ये इसकी वैल्यू में शामिल है या नहीं शामिल। हमारे लिए इतने से सवाल होंगे। आगे चलते हैं कि कॉस्ट के अंदर क्या चीजें शामिल हो रही हैं। कैश परचेज, अब ये लैंड की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? लैंड की बात कर रहे हैं। तो और उसके अंदर कॉस्ट क्या होगी? रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, इंक्रीज द लैंड अकाउंट। ठीक है जी। बात यह है कि लैंड खरीदते हुए जितने भी उसके अखराजात आएंगे जो कि हमें उसके प्रॉपर इस्तेमाल के लिए, जिस इस्तेमाल के लिए वो खरीदी जा रही है उसको तैयार करने तक आएंगे, वो हमें लैंड की कॉस्ट में शामिल करने पड़ेंगे। अब कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है इसमें? कैश की परचेज प्राइस जिस पे आपने लैंड खरीदा है, उसके अलावा अगर आपने कोई टाइटल या अटॉर्नी की फीस दी है, ठीक है जी, आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया, आपने वकील की फीस दी, ये तमाम लैंड की कॉस्ट में आएगी। उसके अलावा जिस बंदे ने आपको ये लैंड दिलवाया है उसका आपने कमीशन दिया है, तो वो कमीशन के जो पैसे हैं ऑब्वियसली वो भी लैंड की कॉस्ट में आएंगे। फिर अगर कोई एक्रूड प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं और अदर टैक्सेस या लियंस हैं ऑन द लैंड एज्यूम्ड बाय द परचेजर, वो फिर परचेजर ही है उसको पे करने वाला और वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगा। ठीक है जी। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्सेस थे
वो भी आप फिर लेंगे कि यार ये टैक्सेस भी मैं खुद पे करूंगा, तो वो कॉस्ट में आएगा लैंड के। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स की बात कर रहे हैं। Hayes company acquires real estate at a cash cost of 100,000। लें जी, एक रियल एस्टेट कंपनी ने खरीदा है, एक टुकड़ा खरीदा लैंड का, तो वो कितने की कॉस्ट है उसकी? $1,00,000 की। द प्रॉपर्टी कंटेन एन ओल्ड वेयर हाउस दैट इज रेज्ड एट अ नेट कॉस्ट ऑफ 6,000। एक वेयर हाउस था, उसको डिमोलिश करके आपने उसको बराबर किया है, तो उसकी कॉस्ट आपको आ गई है 6,000 रुपया। 7,500 इन कॉस्ट लेस 1,500 प्रोसीड्स फ्रॉम सॉल्वेज वैल्यू। क्या मतलब है कि 7,500 रुपये का आपको डिमोलिश करने की कॉस्ट आई थी, लेकिन उसमें से आपने 1,500 का जो है वो उसका मलबा बेच दिया, तो 6,000 रुपये आपकी नेट कॉस्ट आई है। क्या मतलब हो गया? एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ द अटॉर्नी फी 1,000 एंड द रियल एस्टेट ब्रोकर कमीशन 8,000। तो अब आपने ये बताना है कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए उसकी कॉस्ट की। तो हम क्या करेंगे? सर 1 इसको प्लस कर लेंगे 115,000। अच्छा, 1 लाख में 6,000 ऐड किया, 1,06,000 प्लस 1,000 7,000, फिर उसके 7 प्लस 8 हाँ हो गया 1,15,000। नहीं जी, इसकी कॉस्ट देखें तो 1,15,000 ही बनती है। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान है अभी तक। 1,15,000 पे आपने कॉस्ट की लगा दी। अब नेक्स्ट है जी, लैंड की इंप्रूवमेंट की है। Structural additions made to land cost include all expenditures necessary to make the improvements ready for their intended use। अब लैंड इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं? आपने कोई ड्राइववे बना दिया, पार्किंग लॉट्स बना दी, फेंसेस लगा दिया, लैंडस्केपिंग कर दी, और अंडर वाटर आपने वो पानी के फव्वारे लगा दिए जिसमें से वो निकलते हैं और पानी के फव्वारे निकलते हैं और पानी देते हैं खुद ब खुद। देखे होंगे आपने इंग्लिश मूवीज के अंदर या गोल्फ कोर्सेज के अंदर, इस तरह के अंडरग्राउंड स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जो निकलते हैं और साथ में पानी फेंकते हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या होती है? ये लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, और इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, द एक्सपेंसेस डेप्रिशिएट द कॉस्ट ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, याद रखिएगा, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन अगर आपने को लैंड की इंप्रूवमेंट करवाई है तो उसकी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, इंप्रूवमेंट आपको बता दी है, कोई ड्राइववे, कोई पार्किंग लॉट, कोई फेंसेस, कोई लैंडस्केपिंग, अंडरग्राउंड अपने स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, तो उसकी आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। बिल्डिंग की जो है कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करें तो हमें आइडिया हो चुका है कि अब बिल्डिंग अगर कोई खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ऑल कॉस्ट रिलेटेड डायरेक्टली टू परचेज और कंस्ट्रक्शन, आपने उसके ऊपर जितने परचेज के ऊपर जितने पैसे लगाए हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन करवाते हुए जितने भी पैसे लगवाए हैं, वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगी। अब क्या मतलब है? इसकी परचेज की आपने, परचेज करके उसको क्लोजिंग कॉस्ट यानी कि अपने नाम पर ट्रांसफर करवाया है, उसका टाइटल अपने नाम पे करवाया है, इंश्योरेंस उसकी पे की है, और ब्रोकर का यानी कि प्रॉपर्टी डीलर का आपने कमीशन दिया है, तो ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो परचेज कॉस्ट में शामिल होंगी। फिर और क्या कॉस्ट आएंगी? रीमॉडलिंग एंड रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग द रूफ, फ्लोर, इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड प्लम्बिंग। जब आपने उस बिल्डिंग को अपने इंटेंडेड यूज के लिए तैयार करना है तो तमाम कॉस्ट उसकी जो है वो शामिल होंगी उसकी परचेज कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि हमने जब तक उसको इस्तेमाल के अपने काबिल नहीं बनाना तब तक हम उसकी कॉस्ट को अपनी परचेज कॉस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस पेमेंट्स फॉर आर्किटेक्ट फी, बिल्डिंग परमिट्स एंड एक्सकवेशन कॉस्ट। क्या मतलब है? आपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट प्लस पेमेंट फॉर आर्किटेक्ट फी, आपने बिल्डिंग के आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया है, उसके बिल्डिंग के परमिट लिए हैं, या उसको आपने एक्सकवेशन कॉस्ट दी है, ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। इक्विपमेंट को देखते हैं। इक्विपमेंट को मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले ही समझा दिया है, जिस तरह मैंने कार इंपोर्ट की थी और इक्विपमेंट भी आपकी इसी तरीके से इंपोर्ट होगी, और जितने भी चार्जेस लगेंगे वो इक्विपमेंट के चार्जेस होंगे। अब जाके देखते हैं हम लोग
डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स को, कि प्लांट एसेट्स की कॉस्ट को हम किस तरीके से जो है हम डिटर्मिन करते हैं। याद रखिएगा ये बहुत आसान है अगर समझ आ जाए आपको, और मुश्किल है आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। अब्दुल बासित, आर यू देयर? जी अब्दुल बासित, अब्दुल बासित जी सर। जी अब्दुल बासित रीड आउट कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। जी अब्दुल बासित। सर डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट। जी जी इलस्ट्रेशन पढ़े जरा बेटा। अच्छा सर। Linard company purchases a delivery truck at a cash price of $22,000. Related expenditures are sales taxes $1,320, painting and lettering $500, motor vehicles license $80, and a 3 years accident insurance policy $1,600. Compute the cost of the delivery truck. आपने डिलीवरी ट्रक की कॉस्ट निकालनी है। डिलीवरी ट्रक की कॉस्ट, अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि डिलीवरी ट्रक जो आपने खरीदा है वो वन टाइम खरीदा है। क्या खरीदा है? एक दफा ही आपने डिलीवरी ट्रक खरीदना है। जब आपने नया खरीदा या पुराना खरीद लिया, डिलीवरी ट्रक खरीद दिया, तो जो उसके मालिक जो पूरा प्रीवियस ऑनर था उसको आपने $22,000 दे दिए। लें जी उसको दे दिए, वो हमारे से फारिग हो गए। अब नेक्स्ट क्या कहता है? रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर सेल्स टैक्स 1320। ये भी आपका वन टाइम एक्सपेंस है। उसी टाइम आपने 1320 का टैक्स भी अदा कर दिया और आपका अब टोटल जो ट्रक पड़ा हुआ है वो आपको 23,320 का आपको वहां से कॉस्ट किया। फिर आपने पेंटिंग एंड लेटरिंग करवाई, मींस के थोड़ा सा पेंट का काम करवाया और उसके ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम वगैरह लेटर्स वगैरह लिखवा के, तो $500 उसकी कॉस्ट है। अब ये आपने एक दफा के एक्सपेंसेस कर दिए। अब आपके इंटेंडेड यूज के लिए ट्रक तैयार हो गया। क्या कह रहा हूँ? तैयार हो गया आपके। फिर मोटर व्हीकल लाइसेंस है। लाइसेंस का याद रखिएगा ये आपको हर साल या 2-3 महीने साल बाद आपको इस बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो ये आपकी रनिंग कॉस्ट में आएगा। क्या कह रहा हूँ? ये आपकी रनिंग कॉस्ट में आएगा। और 3 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी 1600, ये भी आपकी रनिंग कॉस्ट में आएगी। मींस कि आप जब तक इस ट्रक को चलाते रहेंगे आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। बाहर के मुल्कों में ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन नहीं है। इंश्योरेंस अगर आपने गाड़ी की करवाई है तो वो इंश्योरेंस जो है अपनी गाड़ी की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करनी होती, ये रनिंग एक्सपेंसेस में आपने शामिल करनी होती है। वो हमारे से कहता है जी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक। तो कॉस्ट जो उसकी पड़ी है, परचेज कॉस्ट हमें, वो उसकी पड़ी है $23,820 की कॉस्ट की है। ठीक है जी, $23,820 की ये कॉस्ट करेगा। अगला इसकी हमने एंट्रीज किस तरीके से करनी है। अब एंट्री क्या करेगी? इक्विपमेंट आप लिखेंगे। इक्विपमेंट हमारा जो है वो एसेट है। आप इसको इक्विपमेंट के आगे डैश डाल के डिलीवरी ट्रक भी कर सकते हैं, इस तरह के मैं यहाँ पे आपके सामने करने लगा हूँ। ये हम लिख देते हैं जी, डिलीवरी ट्रक हमने परचेज किया है। ये हमारा डेबिट हो गया जी। डिलीवरी ट्रक जब हम परचेज करेंगे तो उसके बाद ये डिलीवरी ट्रक की कॉस्ट हमने कितनी अदा की है? वो 23,820 हमने अदा की है। 23,820 करके तो हम साथ में इक्विपमेंट टू कैश कर सकते हैं। जब भी कोई हम एसेट खरीदेंगे तो जितनी उसकी कॉस्ट देते हैं हम उसको उसी कॉस्ट पे डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर आपने फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर टू कैश करते थे, कैश दिया आपने फर्नीचर के। इसी तरीके से डिलीवरी ट्रक टू कैश आप एंट्री कर देंगे। इक्विपमेंट डिलीवरी ट्रक टू कैश वो आ गई आपकी 23,820 की। अब ऑब्वियसली आपने ये मोटर व्हीकल के एक्सपेंसेस भी अदा किए हैं और ये 3 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी है 1600 की। 1680 भी आपको कहीं ना कहीं एंटर करने हैं। तो जिस हेड के तहत आपने दिए मोटर व्हीकल लाइसेंस उसको भी आप डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो उनकी नेचर डेबिट होती है। एक्सपेंसेस ये मोटर व्हीकल लाइसेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस ये दोनों आपके
जो है वो एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को डेबिट करके आपका एसेट माइनस हो रहा है, कैश आपका पास से जा रहा है, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप 2 एंट्रीज बनाना चाहें तो इसकी 2 एंट्रीज भी बन सकती हैं। अगर आप एक एंट्री बनाना चाहें तो आप उसको एक एंट्री के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिएगा अब ये हमने जनरल एंट्री की है, पहले हमने डिटरमिन की थी कॉस्ट को, कॉस्ट कितनी बनती है, उसके बाद हमने जनरल एंट्री इसकी पास कर दी है। नेक्स्ट आते हैं जी हम एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, एक एसेट हमने खरीद लिया, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ हमारे क्या होते हैं, अब ये देखते हैं जी। ऑर्डिनरी रिपेयर्स आर एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द यूनिट। हम जो ऑर्डिनरी रिपेयर्स करवाते रहते हैं वो एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि आपके एसेट जो आपने खरीदा है उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, इसको हमने एंट्री क्या पास करनी है, डेबिट टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस। इसके लिए कौन सा हेड इस्तेमाल करेंगे, डेबिट करेंगे हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस, और जितने पैसे हम देंगे उसको क्रेडिट कर देंगे कैश को। ठीक है जी, additions and improvements are costs incurred to increase the operating efficiency, productive capacity और useful life of a plant asset। उसमें फिर हम डेबिट क्या करेंगे, क्या मतलब है, अगर हमने कोई इम्प्रूवमेंट कर दी है, कोई नया पार्ट लगा दिया है, या उस प्लांट को हमने एडिशन कर दिया, उसके साथ कोई हमने छोटी सी मशीनरी नहीं लगा दी है, तो वो हो जाएगी एडिशन और इम्प्रूवमेंट उस प्लांट एसेट में। क्या हुआ, उस प्लांट एसेट के अंदर वो एडिशन या इम्प्रूवमेंट होगी। और ऑब्वियसली वो एक इक्विपमेंट हमने खरीदी है और एडिशन किया है या पार्ट रिप्लेसमेंट किया है, तो उसको भी हम फिर प्लांट एसेट की कॉस्ट के अंदर शामिल कर देंगे। और ये एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो पहले हमने मेंटेनेंस के जो चार्जेस थे या रिपेयर के चार्जेस थे, ऑर्डिनरी अगर रिपेयर करवाते हैं हम लोग, वो चार्जेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक हो गया जी, आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट। ठीक है जी, आप अब क्या करेंगे, मुझे इसकी कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट जो है वो कैलकुलेट करके बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट कितनी है। जी, इसकी मुझे कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट बताएं। एज्यूम दैट Drummond Heating and Cooling Company purchases a delivery truck for 15,000 cash plus sales tax of 900 and delivery cost of 500। ठीक है जी, आपने डिलीवरी ट्रक खरीदा है कोई ड्रमंड हीटिंग कंपनी ने, उसने उसकी कैश दिया है 15,000, टैक्सेस दिए हैं 900 और डिलीवरी कॉस्ट दी है उसकी $500 की। द बायर आल्सो पे 200 फॉर पेंटिंग एंड लेटरिंग, उसके बाद 600 फॉर एन एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 80 फॉर अ मोटर व्हीकल एक्सपेंस। एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ दीज कॉस्ट वुड बी अकाउंटेड फॉर। आपने बताना भी है कि किस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। जल्दी से बताएं बच्चों, क्या एंट्री पास करेंगे इसकी। जी बेटा, एंट्री बताएं इसकी क्या पास करेंगे। सर कैश प्राइस में 15,000 आएगा। अच्छा जी, और सेल्स टैक्स में सर 900 आएगा। अच्छा, और डिलीवरी फॉर 500। और उसके बाद है सर बायर पेज में सर आएगा 200 है। डिलीवरी कॉस्ट 500 तो है ना। बेटा 2 मिनट लें और मुझे इसकी बताएं कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक कितनी होगी। ओके सर। इसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक मुझे बताएं कैलकुलेट करके कितनी है टोटल। मैंने 16,400 किया है। आपने कितना किया है, 16,400। जी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक 16,400 है। अच्छा, आपका फाइनल आंसर एक दफा 16,300 है सर जी, 16,300। आप इसको दोबारा देखें बेटा, सवाल को पूरे को देखें, इफ्तिखार पूरे सवाल को देखें। हाँ जी, 16,400 अगर हम दो तो भी ऐड कर दें।
जी। सर 16,100। 16,100, 16,300, 16,400 और 17,600 16,600 17,200, 16,000 15,880 होगा, 15,880। 15,880 हो जाएगा। 15,880 किस तरह होगा बेटा? सर 17,000 तो होगा इसका। 17,200। हाँ Motor vehicle license, annual insurance policy, debit 600. Motor vehicle license 800 debit. और दो cash आ जाना स्टूडेंट्स पे। का आंसर ठीक सर है ये इसमें। सारे एक्सपेंसेस को हमने प्लस कर देना इधर। बेटा मैं कुछ अब आपको भी लेक्चर में बहुत कुछ बताया मैंने। 16 Motor vehicle license सारों को करना होता तो मुश्किल ही क्या थी बेटा? वो तो दूसरी क्लास या तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है इसको। सारों को ऐड ही करना है तो क्या जरूरत थी हमें ये लेक्चर देने की? हाँ 17,700। 17,700। अच्छा जी, दो स्टूडेंट्स का आंसर ठीक आया है और आंसर देखते हैं और इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम? जी बेटा इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? motor vehicle license total सर और आएगा कैश प्राइस। जी जी चलें जी, देखते हैं इसकी एंट्री क्या पास होगी और इसकी वैल्यूज क्या है। नहीं जी, आ जाते हैं वापस। द फर्स्ट 4 पेमेंट्स 15,000, 900, 500 and 200 are included in the cost of the truck. 16,600 जो है इसकी कॉस्ट में शामिल होगा। क्या मतलब है 16,600 क्यों आया है जी? अयान और दुआ का आंसर ठीक था। यस सर। जी अयान, इसकी एक्सप्लेन करो बेटा, 16,600 ही हमने सिर्फ क्यों लिया? सर पहले हम ऐड करेंगे डिलीवरी ट्रक की प्राइस जो है 15,000 पे ठीक है, डॉलर। ठीक है, उसके बाद हमने उसका सेल्स टैक्स पे करना है, ठीक वो हो है गया, $900, वो उसमें ऐड होगा। ठीक उसके हो बाद गया, डिलीवरी कॉस्ट है वो भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें वो ट्रक परचेसिंग के दौरान ही पे करनी पड़ रही है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने ट्रक पे 200 एक्सपेंस और किया पेंटिंग और लेटरिंग का, वो पे ठीक है, करेंगे। जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे हैं वो और जो $80 लाइसेंस का है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद की कॉस्ट है और वो हमने पे करते रहना है वक्त के साथ साथ। रनिंग कॉस्ट है वो हमने बाद में पे करते Yes. रहना। वेरी गुड अयान, वेरी गुड, वेरी गुड। अयान ने सबसे पहले आंसर दिया और इसके बाद दिया है दुआ ने, दोनों ने आंसर दिया है और ये दोनों आंसर्स ठीक हैं। तो आप लोग जिन्हों मैंने तो बात में सही बताया। आपने बेटा 16,300 बताया है। नहीं 400 के बाद मैंने दोबारा बताया था 16,600 बनता है दोबारा। चलो वेरी गुड मुनीब, वेरी गुड बेटा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपकी जल्द नहीं तो थोड़ी देर तक सही आंसर पे पहुंच ही जाओगे। ठीक है मुनीब, मुनीब के लिए बेटा सब जो लोग हैं तालियां बजाएं एक दफा। इस बच्चे ने जो है वो सही आंसर दरियाफ्त कर लिया। मोबाइल जी बेटा, वेरी गुड मुनीब। और कंग्रेचुलेशन भाईजान, वेरी गुड, लव वेरी यू। गुड। कांग्रेचुलेशन मुनीब भाई। और बात ये है कि हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है कि जो इनको दे रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने उनका नाम लिख लिया हुआ है। मुनीब आपके लिए मैं स्पेशल कंसिडरेशन रखूंगा एंड के ऊपर। जो फाइनल होंगे ना, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे क्लास पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके साथ स्पेशल कंसिडरेशन मैंने करनी है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं तमाम क्लास के साथ स्पेशल इंशाल्लाह कंसिडरेशन सर, इंशाल्लाह। लेकिन सर आपके साथ ही सबके माइक ऑन हो गए, कैसी बात है? मुझे पता है ना वो लालच सिर्फ लालच तो बड़ी कैमरा बला है, ऑन लेकिन कर दिए। मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लालच करते जरूर हैं, नंबरों के आपको लालच। पता सर साथ एक ये तो दुनियावी अमल है, इसका तो मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं, देखें जब आप लोगों को लेक्चर देना मैं स्टार्ट करता हूँ ना, मुझे रिप्लाई नहीं आता ना, तो फिर मुझे जो है ना वो गुस्सा आने लग जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों के साथ। देखो मैं बड़ी मेहनत करके आता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि क्लास एंगेज हो, लेकिन सीरियसनेस का आलम आप लोगों का ये होता है कि आप लोग रिप्लाई नहीं करते।
बेटा हाल चाल पूछते हुए भी आप रिप्लाई कर दें तो बड़ी आप लोगों की मेहरबानी होगी। ये इस टाइम पे चैलेंज चल रहा है आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 7 तारीख के बाद यूनिवर्सिटीज खुल जानी है। यस 7 सर, के बाद नोटिस यूनिवर्सिटीज आ खुल गया। जानी है, फिर आप लोग होंगे और हम लोग होंगे। तो आप अभी से जो है ना इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस दफा ऑनलाइन एग्जाम है। सर अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। दरअसल ऐसे स्टडी अच्छी भी नहीं होती, कैंपस में फिर भी बंदा अच्छा समझ लेता है आपको जवाब। देखो मेरी तरफ से तो आप लोगों को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। कोई मुझे शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैं आपको अपनी सिचुएशन ये बता दूं कि अल्लाह के फजल से मैं इस टाइम पे भी यूएमटी में 2 कोर्स हैं, यूसीपी में 1 है और 5 कोर्स मेरे एनसीबीए में है। कितने कोर्सेज हो गए? 8 कोर्सेज हो गए। 8 कोर्सेज के तमाम स्टूडेंट्स को रिप्लाई मुझे करना होता है। ये तकरीबन अराउंड अबाउट 1000 के करीब जो है वो स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, तो बल्कि नहीं 1000 नहीं, कोई 600-700 के करीब जो है ये स्टूडेंट्स बन ही जाते हैं। तो आप इस चीज 600-700 का मतलब आपको उनकी फैमिली मेंबर्स भी अगर जानते हो तो हजारों में आपकी फैन फॉलोइंग है। ये फैन फॉलोइंग तो खैर और बात है, लेकिन बात ये है कि फैमिली मेंबर में मेरे पिछले 1 साल से स्टूडेंट्स ने मुझे देखा ही नहीं है। सिर्फ लेक्चर्स मैंने अब वीडियो लगाना शुरू किया ताकि शायद कोई देख ही ले, वरना तो सारे लेक्चर जो सुन रहे होते हैं सिर्फ ये स्लाइड्स या वर्किंग हमारी उसके ऊपर चल रही होती है एक्सेल के ऊपर। तो बस ये कि आप लोग बात किया करें, साथ साथ में लुकमे दिया करें, पता चले कि हम लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हमें पता चल गया बेटा कि ये हमारी फर्स्ट जो कॉस्ट निकाली हमारी, एक दफा जब इक्विपमेंट खरीद ली हमने और उसको अब इस्तेमाल करना है, जब तक वो इस्तेमाल की पोजीशन में नहीं आ जाती कि अब हम उससे इस्तेमाल करें, तो जितनी कॉस्ट भी उसकी इनकर होंगी वो हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल होगी, परचेज प्राइस में शामिल होगी। अब कॉस्ट ऑफ द ट्रक हमारी निकल आई 16,600 और एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ दिस कॉस्ट वुड बी अकाउंटेड फॉर। जो बाकी कॉस्ट है हमारी 600 की और 80 की, दीज आर आवर रनिंग कॉस्ट या फिर आपके एक्सपेंसेस होंगे। ये आप जब अगर इसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी होगी, इक्विपमेंट डिलीवरी ट्रक लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे अमाउंट को 16,600 टू कैश करेंगे 16,600 से, और फिर इन दूसरी एंट्री पास करेंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस या एनुअल इंश्योरेंस लिखेंगे, साथ में मोटर व्हीकल लाइसेंस लिखेंगे, 600 और 800 और 680 से उसको कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी जी आपकी आज की स्लाइड नंबर 10। अब हम आगे चलते हैं जी। इक्विपमेंट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना सीख ली। अब जो सेकंड पोर्शन है हमारा, हम उसकी तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब जो टॉपिक हमारा चलेगा वो डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सारे खुद बताएं मुझे, डेप्रिसिएशन क्या होगी? जी बेटा, जी उबैद सर क्या इसमें कमी बाकी है होना? उबैद शेरवानी। सर मैं इधर ही हूँ। करें तो उसकी जो वैल्यू कम हो जाए उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जी जी, उसकी वैल्यू कम हो जाए। किसकी वैल्यू कम हो जाए? रहमान, एसेट की वैल्यू में कमी हो जाए। सर मैं थोड़ी देर के लिए ना बंद करके गया था, जरा बाहर। अच्छा, बाहर कोई आया था। बर्थडे विश करने के। अच्छा जी। मोहम्मद अरहम क्या कह रहे हैं? अरहम थोड़ी आवाज नीचे है आपकी, थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी अरहम। यस सर। क्या कह रहे हो बेटा? एक सेकंड बेटा, अरहम से पूछ लूं फिर आपकी बारी। जी अरहम। क्या बस अरहम बताएं बेटा। जी डेप्रिसिएशन की क्या मानी क्या है डेप्रिसिएशन के? नहीं पता? चलें दुआ आप बताएं। सर जो एसेट्स की वैल्यू में जब हम उसको यूज करते हैं तो जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन।
जो कि अच्छा। उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हाँ। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, आज शायद ये आपके इल्म में सर इजाफा मैं क्लियर करूं? सर ये जी बेटा। replication में थोड़ा आड़ के आ रही है आवाज। सर काइंडली मैं बताऊं? जी आप बताएं, आप बताएं। एक्सप्लेन कर दो सर वो एसिड जो ना पूरे एनुअली हमारे वर्क में हो, तो देन उन पे जो अखराजात होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं एनुअली। जो अखराजात होते हैं उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं जो, नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं। कि अच्छा, कोई और एडिशन करना चाहे इसमें? जी बेटा। सर वाइट वॉश होते हैं जैसे बिल्डिंग की, वो डेप्रिसिएशन होती है। ऐसे मशीनरी की ट्यूनिंग होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है लाइक। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप। और कोई बताना चाहे बेटा? जी बेटा, कोई और बताना चाहे? डेप्रिसिएशन का जी, दुआ दोबारा बताइएगा दुआ। सर एसिड्स की वैल्यू में कमी वाक़या होती है, तो उसको जो वैल्यू हमारी यूज हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमने कार परचेज की है, ठीक है, अभी उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड वो 10,000 फॉर एग्जांपल डिक्रीज करी जाती है, तो वो जो डिक्रीज होता है एसिड्स की वैल्यू में, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा अच्छा, अब ये देखिए जी, मैंने आप एक एसेट परचेज किया है, एक्सेल पे नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, एसेट की परचेज्ड कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें मैं ना दो टर्म्स का आपको मतलब ही समझाऊंगा। वो दो टर्म्स हैं, एक आपका एक्सपेंडिचर है और एक आपका एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, और एक्सपेंस होता है आपका लेस देन 1 ईयर के लिए। जो खर्चा आप 1 साल के अंदर अंदर कर लेते हैं या 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपका एक्सपेंस है। और एक ऐसी चीज के ऊपर आपका खर्चा जिसको आप साल हर साल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर है। अब एसेट के ऊपर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लफ्ज सुना है ना आपने? वो क्यों कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि उसको हमने 5 साल 10 साल के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब ये चीज याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे कर रहे होते हैं? अब ये 10 लाख का हमने एसेट खरीदा है, सपोज इसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, तो हर साल हम कितना इस्तेमाल करेंगे इसको? हर साल हमने इसको 1 लाख रुपया जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। 1 लाख रुपया हमने इसका एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। दैट एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए आपको कैश देने की जरूरत नहीं होती, आप इसके बदले में कैश नहीं देते। कैश आपने जब एसेट परचेज किया होता है तब ही दे दिया होता है। आई है समझ के नहीं आई समझ? यस सर, आ गई है। क्या समझ आई है? जरा मुझे दोबारा से बताएं कि आपको क्या समझ आई। हाँ, रिपीट करना, यही बात है ना, मैं यही सुनना चाह रहा था कि सर एक रिपीट बार करें। रिपीट कर दें सर, सर एक बार रिपीट कर दें जरा। जी, मैं अब आपको ये बताने लगा हूं कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है जी एक्सपेंस। एक होता है वर्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं वो मोर देन 1 ईयर उसकी यूजफुलनेस होती है, कि आपने 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए कोई किसी चीज के ऊपर एक्सपेंस किया है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्या कह रहा हूँ? उसको एक्सपेंडिचर कहेंगे। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर ऐसा एक्सपेंस करें जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा। एसेट की डेफिनेशन ही है कि उसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा। तो जब हम एसेट खरीदेंगे तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अब एक दफा सर हमने जैसे खर्चा हम कर आगे सामने गाड़ी खरीदते हैं, वैसे जो आगे हम फोन पे बेचते हैं, तो वो उसमें तो हो गई है सर।
क्या बेटा? गाड़ी खरीदी उसके ऊपर सर ऑन जैसे हम गाड़ी खरीदी उसके ऊपर और उसको बाद में फिर जब हमने सेल किया तो उसको ऑन पे जब हमने बेचा तो उस तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। नहीं बेटा, आप किधर की एग्जांपल किधर लेके आ रहे हैं? ऑन अगर आपने पे किया ना गाड़ी खरीदते हुए, तो वो ऑन भी गाड़ी की कॉस्ट में शामिल होगा। सपोज हमें नहीं आग लगी हुई है कि सर मैं हमने, कह रहा हूँ कि सेल किया ऑन के सुनो ना, ऊपर थोड़ी देर के सुन लो बाद ना। सुन लो सुन लो सुन लो ना मेरी बात। आपको आग लगी हुई है कि हमने नया मॉडल की गाड़ी खरीदनी, जैसे ही आएगी तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? या फिर नया आईफोन है, वो हमने सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए। तो आपने 1 लाख रुपए का आईफोन था, आपने 10,000 ऊपर दिया, अल्टीमेटली आपने 1,10,000 रुपया कॉस्ट दी है आईफोन की, ऐसे ही है ना? तो 1,10,000 की वो कॉस्ट होगी। अब आप 1,10,000 का आईफोन किसी को 1,25,000 में बेच देते हैं, तो उसके लिए 1,25,000 ही कॉस्ट होगी, ठीक है ना तलहा? उसके लिए 1,25,000 ही जी सर। कॉस्ट होगी, तो इसने 1,25,000 में खरीदा। तो इसमें तो एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो 1,25,000 का हो जाएगा। आपने 1,10,000 का एक्सपेंडिचर किया, उसने 1,25,000 का किया, तो इट डजेंट मैटर। जितना भी एक्सपेंडिचर टोटल आप लोग एक एसेट को खरीदते हुए करेंगे, दैट इज योर परचेज प्राइस। आपने एसेट खरीदा, 10 लाख रुपए का खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे? सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक एलोकेशन कर रहे हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग का मानी है वो ये है, डेफिनेशन ये है कि आपने सिस्टमैटिक एलोकेशन की है कॉस्ट ऑफ एसेट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जिस तरह के ये 10 लाख का आपके पास एसेट था, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 10 से, 10 ईयर के ऊपर डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन पर ईयर ये आ गई आपकी 1 लाख रुपया, ठीक है? 1 लाख रुपया है। अब ये देखो कि आप हर साल 1 लाख रुपए का अपना एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्टीमेटली 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह कहते हैं ना कि रेजिडुअल वैल्यू उसकी जो बकाया बच जाएगी, वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी 10 साल के बाद। तो एसेट और डेप्रिसिएशन का मतलब मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया। जी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर है आपको? हमने जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है पर ईयर। 10 लाख रुपए को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 टुकड़ों में 10 साल के ऊपर, और 1-1 लाख रुपया हम हर साल की एक्सपेंस में हम डाल रहे हैं, एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, और 10 साल के बाद हम इसको बेच सकते हैं, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी हम इसके साथ कर सकते हैं। खैर, अगर आपने सीधा सीधा ये तरीका इस्तेमाल किया है कि आपने सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया है एसेट की वैल्यू को, एसेट वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने सीधे तरीके से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूँ। अब हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ है। डेप्रिसिएशन में एक कॉस्ट होती है जिस पे हमने एसेट खरीदा है, एक यूजफुल लाइफ है, कितने अरसे तक हमने इस एसेट को इस्तेमाल किया है, और एक लास्ट पे रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू का मतलब ये है कि इस वैल्यू के ऊपर हम आज से 10 साल बाद अपने एसेट को बेच सकते हैं। क्या कर रहा हूँ? रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू के ऊपर हम अपने एसेट को 1 साल बाद 10 साल बाद इसको सेल कर सकते हैं। जो मेथड्स डेप्रिसिएशन के इस्तेमाल होते हैं वो होता है जी, एक स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल होता है, एक यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड इस्तेमाल होता है, और एक डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल होता है। 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं।
आज के लिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड 5 मिनट के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करता हूँ, बहुत आसान है, सिंपल सा इसका तरीका है। और दुनिया के अंदर जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है 83% उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रही हैं, 5% यूनिट ऑफ एक्टिविटी, 4% डबल डिक्लाइनिंग मेथड इस्तेमाल कर रही हैं, या और इसके अलावा भी और उन्होंने कोई मेथड्स निकाले हुए। खैर जी, डेप्रिसिएशन में लेट्स सी कि इसकी डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की। हमारे पास कॉस्ट दी गई है एक एसेट की $13,000, ठीक है जी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है ये आपकी। सॉल्वेज वैल्यू आपको दी जा रही है 1000 की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स है 5, ठीक है जी। 3 इंफॉर्मेशन उसने दी है हमें। वो क्या है जी? कॉस्ट कहता है, कॉस्ट है हमारी 13,000 की, उसके बाद यूजफुल लाइफ है इसकी 5 इयर्स की, और तीसरा वो हमें कहता है कि सैल्वेज वैल्यू इसकी 1000 है। वैल्यू इसकी है जी 1000 की। स्ट्रेट लाइन मेथड की कैलकुलेशन का तरीका ये है, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि एक दफा ही आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल लेते हैं और हर साल उसको फिर माइनस करते जाते हैं। अगर पहले साल की अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो 10 लाख में से हमने 1 लाख माइनस किया तो 9 लाख जो है वो आपकी एसेट की वैल्यू रह जाएगी, और अगले साल फिर आप 1 लाख माइनस करेंगे, फिर 1 लाख हर साल माइनस करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली 10 ईयर्स के बाद आपकी एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। हर एवरी ईयर 1 लाख आपने माइनस करना है इसमें से। यहाँ पे हमने कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू देखना है और यूजफुल लाइफ देखनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में की कैलकुलेशन करनी है हमने कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। उसके लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू टोटल डिवाइडेड बाय इसको हम करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय यूजफुल यूजफुल लाइफ से करेंगे। लाइफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। टोटल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 13,000 यस माइनस सर, 1000 टोटल से डिवाइड 12,000 आ जाएगा। 5, ठीक है। 5,000 डिवाइडेड बाय सॉरी 12,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये लें जी 240। 2400 इसका पर ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, एवरी डेप्रिसिएशन पर ईयर, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन पर ईयर। फॉर एग्जांपल उसने हमें 10 इयर्स की कहा है कि आप इसकी डेप्रिसिएशन निकाल के बताएं, तो जी। हम 10 इयर्स ही इसको 2400 से माइनस करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम अगर वो कहते हैं हमें 10 इयर्स के ऊपर निकाल के दिखाएं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। 10 इयर्स आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। ओके। पर ईयर की डेप्रिसिएशन हमारी 1200 हो जाएगी। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ जी, आपने एसेट खरीदा, यहाँ पे चार्ट बना के देख लेते हैं। ये 13,000 का आपने एसेट खरीदा, इसके बाद माइनस की आपने इसकी यूजफुल लाइफ, आप चलें आप यूजफुल लाइफ अभी ना माइनस करें, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन पर ईयर है। डेप्रिसिएशन पर ईयर आपने कितनी निकाली है 2400। अब 2400 आपने पर ईयर इसको निकालते रहना, ठीक है जी। 1 2 3 1 2 3 4 5 साल आपने डेप्रिसिएशन इसकी निकाली है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, 13,000 माइनस 2400, ठीक हो गया जी। अभी 10600 जो है वो इसकी बकाया लाइफ रह गई है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ये लें जी। अब मैं अगर इसको करता हूँ इज इक्वल टू
सर मैं यही आपसे पूछ रही थी कि जो इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगी ना, मतलब फॉर जी एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन की लोगों ने अमाउंट देखे ना, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट जी 24 24 24 24 24 1 2 3 ओके सर 4 बस ये 5 पूछ रहेगी, रही ठीक थी। है। और ये है जी, ये आपकी ये आपकी जो वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू जिसे कहते हैं रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इसको कहेंगे। और एक और कॉलम बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि हर साल जो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कितनी बन रही है, इसके अंदर हम इज इक्वल टू दिस करेंगे, और नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, ठीक है जी। और हम इसी अमाउंट को जो है वो आगे ऐड करते जाएंगे। मीन्स कि अभी 4800 में हम 2400 ऐड करेंगे, 7200 आ जाएगा। 7200 में 2400 ऐड करेंगे, 9600 आ जाएगा। 9600 में 2400 करेंगे तो 12000 आ जाएगा। याद रखिएगा एट द एंड आपके पास रेजिडुअल वैल्यू जो कि 1000 की थी वो बच जाएगी, और उसी के ऊपर आपने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देना, ठीक है जी। तो 13000 का सर एसेट ये जो है एक बार 1000 आ जाएगा। सर ये एक बार दोबारा बता देंगे नीचे से? जी मैं एक दफा आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं पूरा स्केजुअल जो है वो आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये कॉस्ट मेंशन की, ठीक है जी। ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है जी। हमें उसने कहा था कि 13000 इसकी कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है इसकी 5 इयर्स, सेल्वेज वैल्यू इसकी 1000 है, ठीक है जी। हमने सवाल स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले लिखी इसकी 13000 इसकी कॉस्ट लिखी। 13000 कॉस्ट के बाद हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, तो हमें पता चला था कि 12 पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन 2400 है। यहां तक क्लियर है? पर ईयर डेप्रिसिएशन इसकी कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू 13000 माइनस 12000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स हमने किया था, तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू आ गई इसकी कितनी, ये आ गई है हमारे पास 12000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2400। 2400 रुपये आपकी साल की डेप्रिसिएशन निकल के आई 2400। ये मैंने क्या किया, 2400 जो है ना, क्योंकि मुझे पता था हर साल 2400 ही होगी, तो मैंने 5 सालों की डेप्रिसिएशन जो है इकट्ठी करके एक एक करके हर साल के अंदर अमाउंट इसकी लिख दी, ठीक है जी। ऑब्वियसली आप अगर अपनी एसेट्स में देखें तो एसेट्स में अंदर अगर आपने फर्नीचर लिखा होता था, फर्नीचर, उसमें से फर्नीचर की वैल्यू लिखी है 1000 रुपया, माइनस कर देते डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन 10% आपने की है, तो 100 रुपया आप माइनस करेंगे उधर से, तो बैलेंस शीट के अंदर आप 900 की अमाउंट उसकी लिख देते होते थे, ऐसे ही करते थे ना हम लोग। 10% डेप्रिसिएशन 900 हमने ली, 900 जो है ना नेट एसेट वैल्यू आ जाती है उसकी, कि 900 जो है वो नेट एसेट वैल्यू है। यहाँ पे हमने नेट एसेट वैल्यू ही लिख रहे हैं यहाँ पे 13000 माइनस 2400, ठीक है जी। तो कितना रह गया 10600। ये वो अमाउंट है जिसकी अब वर्थ का आपका एसेट रह गया, ये जहां पे 900 रह गया, यहाँ पे 10600 रह गया। फिर हम उससे अगले साल दोबारा 2400 माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास 8200 की बैलेंस जो है आ जाएगा। फिर हम उसमें से 2400 अगले साल दोबारा माइनस करेंगे 5800, फिर 5800 में से 2400 दोबारा माइनस करेंगे 3400, 3400 में से 2400 माइनस करेंगे, तो रेजिडुअल वैल्यू जो है इसकी 1000 की आ जाएगी हमारे पास एट दी एंड, ठीक है जी। एट दी एंड हमारे पास 1000 की रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब रेजिडुअल वैल्यू भी हमारी जो है ना रिमेनिंग वैल्यू सेम ही इसको कहते हैं। सेम अब किस तरीके से कहते हैं, अभी 3400 में 2400 निकाला 1000 रह गया। एसेट की वैल्यू तो आपको पता चल ही रही है ना कि कितनी, अब रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब से आपने एसेट खरीदा है हर साल आप उसकी कितनी डेप्रिसिएशन के को एक्यूमुलेट किया आपने। पहले साल 2400 थी, अगले साल दोबारा 2400 हुई, दोनों 2400 को इकट्ठा किया 4800, फिर 2400 ऐड कर दिया 7200 हो गई, फिर 2400 ऐड किया 9600 हो गई, फिर 2400 ऐड किया तो 12000 आ गया आपका। यहाँ तक आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई सवाल है तो डोंट वरी, आप वो सवाल मेरे से कर सकते हैं, और अगर सवाल अभी नहीं है
तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट, और अटेंडेंस के बाद फिर जो है आप वो सवाल कोई सा भी हो सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। होल्ड कीजिएगा जी, 1 सेकंड में आपकी अटेंडेंस लगा लूं। जी अयान अब्दुल बासित, अदील, अदील भट्टी, अली जमाल नहीं है जी, रुमान फैसल, ओके, अतिया, अस्का, बिलाल आज नहीं है, ओके, बिस्मा परवेज, जुल्फकार, दुआ, ईमान, फहद कासिम, फैजान हसन, ओके, फयाजुल हसन, ओके, फयाजुल हसन, गुलरो, हमाद असनाद भी नहीं है जी, हन्नान जावेद, इरा राजपूत, इफ्तिखार, मंसूर, मोहम्मद जैन भी नहीं है, मोहसिन अली, मोहम्मद अरहम भी हैं, फजल नदीम भी मौजूद हैं, मुनीब भी मौजूद हैं, नुमान इजाज, रिजवान नागरा, शवेज भी है, सलमान खालिद भी है, और तलहा कैसर, मोहम्मद उमर भी हैं, ओके, मोहम्मद उमर भी हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यासिर जैन, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद ईमान नहीं है आज, ईमान भी हैं, मुजम्मिल रहमान, उबैदुल्ला खान, किरत, रफ़िया, रहमान असलम तमीज़ नहीं है, रहमान असलम है, शामीर जावेद, सैयद दाऊद, सैयद शाहमीर, रज़ा, उसामा, जुल्फ़िकार, ज़ारा और ज़ियाउल्लाह। ठीक है जी, सारे के सारे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और 1 5 6 7 स्टूडेंट्स नहीं है आज। 45 स्टूडेंट थे ना इस क्लास में, 51 है तो 6 होने चाहिए। कौन कौन एब्सेंट है सर? अब टोटल कितनी की क्लास की वोट क्या है हमारी, टोटल बच्चे कितने हैं? 51 है, ओके सर। 51 है तो 45 प्रेजेंट थे अभी। हाँ मुझे भी मिला के थे 44 ही होने थे, 6 और 1 7। ठीक हो गया जी। सर खत्म हो गई क्लास जी, तो हाँ जी खत्म हो गई जी। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर बेटा। बिलाल ने ठीक है आपको सर, मैसेज किया है कि उसकी अटेंडेंस लगा दें, उसकी तबीयत नहीं आज ठीक है। अच्छा चलो ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी।